गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू चैप्टर। आज हम अपना न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं इंडियन इकोनॉमी का। ठीक है, इम्पॉर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर, फीचर्स एंड प्रॉब्लम्स इन एग्रीकल्चर सेक्टर। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं इम्पॉर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर कि एग्रीकल्चर सेक्टर की क्या इम्पोर्टेंस थी। ठीक है, क्यों एग्रीकल्चर सेक्टर एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता था हमारी कंट्री में। ठीक है, क्यों इसकी नीड थी एग्रीकल्चर सेक्टर की। जब ब्रिटिश लोग हमारे यहाँ से गए थे तो उन्होंने हमारी जो एग्रीकल्चर सेक्टर था उसी को ही ग्रो करा था। हमने एग्रीकल्चर सेक्टर में ही हम लोग क्या कर पाए थे, ग्रो कर पाए थे। हमारा इंडस्ट्रियल और सर्विस सेक्टर पूरी तरीके से डेवलप नहीं हो पाया था। तो आप देखेंगे कि जो एग्रीकल्चर सेक्टर था वही हमारा क्या था, मेन ऑक्यूपेशन था ना, कि जो 50% जो पॉपुलेशन थी उनको जो ऑक्यूपेशन मिल रहा था वो किससे मिल रहा था, एग्रीकल्चर सेक्टर से। तो एग्रीकल्चर सेक्टर की इंपॉर्टेंस क्या है, फर्स्ट क्या है, कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी। ठीक है, आज भी आप देखेंगे कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन में जो 50% हमारा जो प्रोडक्शन हो रहा है ना, जो हमारा प्रोडक्शन हो रहा है उसका जो टोटल 50% है ना वो किसका है, एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चर से रिलेटेड एक्टिविटीज का। ठीक है, तो 50% जो हमारा पार्ट है वो किससे रिलेटेड है, एग्रीकल्चर से। जो जीडीपी में कंट्रीब्यूशन है एग्रीकल्चर सेक्टर का वो कितना है, 50%। तो कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी, जीडीपी में भी आज देखेंगे। तो अगर हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर ग्रो करेगा तो आप देखेंगे कि एग्रीकल्चर सेक्टर पर ही कौन डिपेंड है, इंडस्ट्रियल सेक्टर और सर्विस सेक्टर। तो इंडस्ट्रियल और सर्विस सेक्टर को भी ग्रो करने में हमारी हेल्प कौन करेगा, एग्रीकल्चर सेक्टर। तो आप देखेंगे जो प्रोडक्शन हुआ था, जो प्रोडक्टिविटी हुई थी वो क्या हो गई थी, इंक्रीज हो गई थी। कौन से सेक्टर में, एग्रीकल्चर सेक्टर में। तो आप देखेंगे कि 50% जो जीडीपी था वो किसका था, एग्रीकल्चर सेक्टर का। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, सप्लाइंग ऑफ वेज गुड्स। वेज गुड्स क्या होते हैं, जैसे राइस हो गए, वीट हो गई, पल्सेस हो गई, ऑयल्स हो गए, सीड्स हो गए। तो ये क्या है, हमारी वेज गुड्स है जो हमारी डेली बेसिक नेसेसिटीज को क्या करती हैं, फुलफिल करती हैं। ठीक है, तो क्या हो गया कि सेकेंड इंपॉर्टेंस क्या हो गई, सप्लाइंग ऑफ वेज गुड्स लाइक ऑयल, सीड्स, ये सब भी कहाँ से सप्लाई होता था, हमारी बेसिक नेसेसिटीज भी किससे फुलफिल होती थी, एग्रीकल्चर सेक्टर से। ठीक है, नेक्स्ट क्या है आपका कि वेज गुड्स हमें कौन सेक्टर दे रहा है, एग्रीकल्चर। इट मींस हमारी बेसिक नेसेसिटीज भी कौन फुलफिल करा रहा है, हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर। तो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा या नहीं, हमारी बेसिक नेसेसिटीज को भी फुलफिल कराने में हमारी हेल्प कौन कर रहा है, एग्रीकल्चर सेक्टर। थर्ड क्या था, सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, कि जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट था, कि 50% पॉपुलेशन को जो एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करा रहा था ना वो कौन सा सेक्टर करा रहा था, एग्रीकल्चर सेक्टर। ठीक है, तो एम्प्लॉयमेंट भी ज्यादा से ज्यादा किसने प्रोवाइड कराया, एग्रीकल्चर सेक्टर ने। फोर्थ क्या था, सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल भी कौन प्रोवाइड करा था, रॉ मटेरियल किसको प्रोवाइड कराएगा, इंडस्ट्रियल सेक्टर को। ठीक है, तो इंडस्ट्रियल सेक्टर को रॉ मटेरियल भी किसने प्रोवाइड कराया, एग्रीकल्चर सेक्टर ने। ठीक है, और इंडस्ट्रियल सेक्टर तब तक फिनिश गुड्स नहीं बना पाएगा जब तक कि उसको क्या नहीं मिलेगा, रॉ मटेरियल नहीं मिलेगा। तो रॉ मटेरियल की सप्लाई भी कौन से सेक्टर से होती थी, एग्रीकल्चर सेक्टर से। ठीक है, नेक्स्ट क्या है आपका, सोर्स ऑफ डिमांड फॉर इंडस्ट्रियल गुड्स। सोर्स ऑफ डिमांड फॉर इंडस्ट्रियल गुड्स, इंडस्ट्रियल गुड्स की डिमांड भी कौन कर रहा था, एग्रीकल्चर सेक्टर। क्योंकि एग्रीकल्चर सेक्टर में हमें ट्रैक्टर्स की भी नीड होगी, हमें मशीन्स की भी नीड होगी। ठीक है, तो ये हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर के है ना, तो इंडस्ट्रियल सेक्टर में भी जो डिमांड इंक्रीज कर रहा था वो कौन कर रहा था, एग्रीकल्चर सेक्टर। क्योंकि एग्रीकल्चर सेक्टर अगर ग्रो करेगा तो इंडस्ट्रियल सेक्टर भी क्या करेगा, ग्रो करेगा। क्योंकि हम इंडस्ट्रियल सेक्टर के जो गुड्स हैं उनकी डिमांड कर रहा था ना एग्रीकल्चर सेक्टर, लाइक ट्रैक्टर हो गए, मशीन्स हो गए, इन्हीं की हेल्प से तो क्या की जाएगी, एग्रीकल्चरिंग की जाएगी। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या हो गया, फिफ्थ, सोर्सेज ऑफ डिमांड फॉर इंडस्ट्रियल गुड्स। क्लियर। नेक्स्ट सिक्स क्या है, कंट्रीब्यूशन टू इंटरनेशनल ट्रेड। इंटरनेशनल ट्रेडिंग में भी जो कंट्रीब्यूशन कर रहा है ना वो कौन कर रहा है, आपका एग्रीकल्चर सेक्टर। ठीक है, लाइक इंटरनेशनल ट्रेड में आज भी देखेंगे तो आपके हम इतने सारे पल्सेस, सीड्स, स्पाइसेस आज भी हम क्या करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं। तो हमारी जो इंडिया कंट्री है वो फेमस रहा है ना स्पाइसेस के लिए, टी के लिए। ठीक है, और ऑयल, सीड्स, इनमें हम लोग क्या रहे हैं, फेमस। तो इंटरनेशनल ट्रेडिंग भी हमारी किससे इंक्रीज हुई है, जो हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व थे वो भी किससे इंक्रीज हुए हैं, एग्रीकल्चरिंग से। ठीक है, तो इंटरनेशनल ट्रेडिंग में भी एग्रीकल्चर ने बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। सो दीज ऑल आर द इम्पोर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चरिंग सेक्टर। फर्स्ट इज कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या हुआ, इंक्रीज, प्रोडक्टिविटी क्या हुई है, इंक्रीज हुई है।
हम हाई क्वालिटी के सीड्स यूज में लेने लगे। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, सप्लाइंग ऑफ वेज गुड्स। वेज गुड्स क्या होती है, जो हमारी डेली बेसिस नेसेसिटीज को क्या करती हैं, फुलफिल करती हैं। थर्ड क्या है, सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट का सोर्स है एग्रीकल्चर सेक्टर, आज भी 50% पॉपुलेशन को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल भी सप्लाई करता है इंडस्ट्रियल सेक्टर को। नेक्स्ट फिफ्थ क्या है, सोर्स ऑफ डिमांड फॉर इंडस्ट्रियल गुड्स का भी क्या है, सोर्स है। ठीक है, सिक्स क्या है, कॉन्ट्रीब्यूशन टू इंटरनेशनल ट्रेड। क्लियर। नाउ वी सी द फीचर्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। अब हम देखेंगे इंपॉर्टेंस के बाद जो हमारा न्यू टॉपिक है वो है फीचर्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर, कि इंडियन एग्रीकल्चर के फीचर क्या थे, एग्जैक्ट में एग्रीकल्चर की पोजीशन क्या थी हमारी कंट्री में। तो फर्स्ट क्या है, लो प्रोडक्टिविटी। आज भी देखेंगे तो आपको जो हमारी प्रोडक्टिविटी थी ना वो क्या देखने को मिली, लो देखने को मिली। क्यों लो देखने को मिली, क्योंकि ना तो हमने मॉडर्नाइजेशन किया था, ना हम हाई क्वालिटी के सीड्स यूज कर सकते थे, क्योंकि हमारे यहाँ फार्मर्स के पास मनी नहीं होती थी, ना ही वो इनपुट्स को, इतने जो कॉस्टली इनपुट्स होते थे उनको परचेज कर सकते थे, ना वो हाई टेक्नोलॉजी को यूज में ले पा रहे थे, ना केमिकल फर्टिलाइजर्स। और जो हमारी जो लैंड होती थी ना वो कैसी होती थी, स्कैटर्ड और स्मॉल होल्डिंग्स होती थी। इट मीन छोटे छोटे पार्ट्स में क्या होती थी, डिवाइड होती थी। उन छोटे छोटे पार्ट्स में सब जगह क्या होती थी, बाउंड्री होती थी। ठीक है ना, हम क्या कर सकते हैं, ट्रैक्टर्स को यूज में ले सकते हैं, ना मशीनरीज को यूज में ले सकते हैं। तो आप देखेंगे कि जो प्रोडक्टिविटी थी वो कैसी देखी गई, बहुत ही लो प्रोडक्टिविटी देखी गई। ठीक है, सेकंड क्या है, आपको क्या देखने को मिला एग्रीकल्चर सेक्टर में, डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट। व्हाट इज डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट, हिडन अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, आपने 5th 6th 7th 8th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, तो डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट होता क्या है कि एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेट होता है लेकिन एक्चुअल में वो दिखता नहीं है। जैसे ये पीस ऑफ लैंड है, यहाँ पर नीड है 5 फार्मर्स की। ठीक है, लेकिन लगे कितने हुए हैं, 9। ठीक है, तो इस पीस ऑफ लैंड पर ओनली 5 फार्मर्स की नीड थी, लेकिन हमने लगा कितने रखे हैं, 9। अगर हम इन 4 को हटा भी दें तो हमारे प्रोडक्टिविटी पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। ठीक है, तो ये क्या होता है कि वो जो फार्मर है, जो 4 जो मेंबर्स हैं, अगर हम उनको हटा दें तो प्रोडक्टिविटी पर किसी तरीके से कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। तो 4 क्या हो गए, डिसगाइज अनएम्प्लॉयड। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा सेकंड क्या है, डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट। तो ये फीचर हो गया इंडियन एग्रीकल्चर सेक्टर में मोस्टली हमको क्या देखने को मिलता था, डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट। सो थर्ड वन इज डिपेंडेंस ऑन रेनफॉल। हम किस पर डिपेंड थे, रेनफॉल पर डिपेंड थे। कोई हमारे पास परमानेंट सोर्स ऑफ इरिगेशन था ही नहीं। जब हम रेनफॉल पर डिपेंड होंगे तो अगर रेनफॉल अच्छा हो गया, गुड रेनफॉल हो गया, तो हमारी क्रॉप्स की जो प्रोडक्टिविटी थी वो भी अच्छी हो जाती थी। अगर रेनफॉल नहीं आया तो हमारी क्रॉप्स भी क्या हो जाती थी, डिस्ट्रॉय हो जाती थी। ठीक है, तो थर्ड फीचर हो गया डिपेंडेंस ऑन रेनफॉल, कि हम लोग टोटली किस पर डिपेंड थे, रेनफॉल पर। नेक्स्ट क्या है, फोर्थ आपका सब्सिस्टेंस फार्मिंग। व्हाट इज सब्सिस्टेंस फार्मिंग, कि हम उतना ही प्रोडक्शन करते थे जितना हमारे लिए बेसिक नेसेसिटीज के लिए हमारे लिए नीड हमको ज़रूरी होता था। लाइक हमने अपने सेल्फ कंजम्पशन के लिए प्रोडक्शन करते थे, ना कि हमने अपना जो एग्रीकल्चरिंग है उसको प्रॉफिट अर्न करने के लिए बनाया हुआ था। क्योंकि हमने एग्रीकल्चरिंग को बिजनेस नहीं बनाया था, ना ही अपना ऑक्यूपेशन बनाया था। हम क्या करते थे, सब्सिस्टेंस फार्मिंग करते थे। ठीक है, कि उतना प्रोडक्शन किया जितना हमें अपने ज़रूरी है, सेल्फ कंजम्पशन के लिए नेसेसरी है। ठीक है, नेक्स्ट क्या था, फिफ्थ आपका लैक ऑफ मॉडर्न इनपुट्स। आप देखेंगे कि लैक ऑफ मॉडर्न इनपुट्स भी हमको देखने को नहीं मिलते थे, ना मशीन्स, ट्रैक्टर्स, ये चीज़ भी हम यूज़ नहीं करते थे। क्योंकि जो फार्मर्स थे वो इतने पुअर होते थे कि वो अपना मॉडर्नाइजेशन ही नहीं कर पाए थे, ना मशीन, ट्रैक्टर्स इनको यूज़ में ले पाए थे, ना हाई क्वालिटी के सीड्स को यूज़ में ले पाए थे, ना केमिकल फर्टिलाइजर, क्योंकि इनको परचेज करने के लिए पैसा भी चाहिए होता था। तो एक नॉर्मल फार्मर के पास इतना पैसा नहीं होता था कि वो क्या कर सके, मॉडर्न इनपुट्स को परचेज कर सके। क्लियर। नाउ 6th पॉइंट इज स्मॉल होल्डिंग्स। कैसी होल्डिंग थी फार्मर के पास, लैंड की स्मॉल होल्डिंग थी। ठीक है, अगर स्मॉल होल्डिंग्स होंगी, स्कैटर्ड होल्डिंग होगी, लैंड क्या है छोटे छोटे टुकड़ों में बटी हुई होगी, तो क्या है, हम एक प्रॉपर लैंड मिलती है तो वहाँ पर हम एग्रीकल्चरिंग अच्छे से कर सकते हैं और वहाँ पर हम मशीन्स, ट्रैक्टर्स को भी यूज़ में ले सकते हैं। लेकिन स्मॉल होल्डिंग्स पर ये हमारे लिए ईजी नहीं होता था कि हम वहाँ पर क्या कर सकें, हम
जो ट्रैक्टर्स मशीन्स इनको यूज में ले सकते हैं। तो स्मॉल होल्डिंग्स के कारण भी जो आप देखेंगे जो प्रोडक्टिविटी थी वो बहुत ही ज़्यादा लो हो गई थी। सो दीज ऑल आर द फीचर्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। नाउ वी सी द प्रॉब्लम ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर कि इंडियन एग्रीकल्चर में हमने क्या क्या प्रॉब्लम फेस की थी। इंपॉर्टेंस है हालांकि हमारी एग्रीकल्चर सेक्टर की, लेकिन फिर भी आज हम देखें तो बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है हमें अपने इंडियन एग्रीकल्चर में। तो क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी हो रही है? फर्स्ट क्या है? लैक ऑफ परमानेंट मीन्स ऑफ इरिगेशन। आज भी आप देखेंगे तो एक परमानेंट मीन्स नहीं है हमारे पास इरिगेशन का। हम लोग किस पर डिपेंड है? टोटली रेनफॉल पर, ठीक है। और अगर इरिगेशन के हमारे पास परमानेंट मीन्स नहीं होंगे तो हमारी क्रॉप्स इसी तरीके से क्या होती रहेंगी? डिस्ट्रॉय होती रहेंगी, ठीक है। तो सेकेंड प्रॉब्लम क्या आती है? डेफिशिएंसी ऑफ फाइनेंस की फार्मर्स के पास क्या नहीं होता था? फाइनेंस ही नहीं होता था। वो टोटली किस पर डिपेंड होते थे? लैंडलॉर्ड पर, महाजन्स पर। अब वो क्या चार्ज करते थे? जब ये महाजन्स लैंडलॉर्ड से लोन लेते थे तो ये लोग इन पर हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करते थे, ठीक है। अब हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करते थे तो फार्मर्स उनको रीपे ही नहीं कर पाते थे, उनको लोन को रीपे ही नहीं कर पाते थे। तो फार्मर्स की जो बर्थ होता था वो भी किस में हो जाता था? डेप्थ में हो जाता था, और डेथ भी किस में हो जाती थी? डेप्थ में हो जाती थी। तो सेकंड पॉइंट क्या हो गया? डेफिशिएंसी ऑफ फाइनेंस की, फाइनेंस की भी क्या देखी गई? डेफिशिएंसी। तो इसी वजह से वो मॉडर्नाइजेशन भी नहीं कर पाए। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट क्या है? स्मॉल एंड स्कैटर्ड होल्डिंग। जो होल्डिंग्स थी ना लैंड की वो भी क्या थी? छोटे छोटे टुकड़ों में बटी हुई थी, जिससे कि एक बड़ा लैंड का पीस हमारे पास नहीं था कि जहां पर हम अच्छे से क्या कर सके? क्रॉप्स का प्रोटेक्शन कर सकें, मॉडर्नाइजेशन कर सकें। तो स्मॉल और स्कैटर्ड होल्डिंग पर हम अच्छे से प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज नहीं कर पाए थे। नेक्स्ट क्या था आपका? क्या देखा गया था? कन्वेंशनल आउटलुक। कन्वेंशनल आउटलुक का मीन्स होता है सब्सिस्टेंस फार्मिंग, कि हम उतना ही प्रोडक्शन करते थे जितना हमारा सेल्फ कंजम्पशन के लिए नेसेसरी होता था। हम लोगों ने उसको अपना एक बिजनेस नहीं बनाया था, ना ही हम सरप्लस बचाते थे जिससे कि हम उसको मार्केट में सेल आउट कर सकें। क्लियर? सो हमने देखा इंपॉर्टेंस, फीचर एंड प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर सेक्टर। स्टूडेंट्स, नाउ वी सी द रिफॉर्म्स इन इंडियन एग्रीकल्चर सेक्टर कि क्या क्या रिफॉर्म्स किए गए थे। रिफॉर्म्स मीन्स होता है दोबारा से बनाना और उसमें क्या करना? चेंजेस करना, ठीक है। आप क्या क्या रिफॉर्म किए गए थे? हमने प्रॉब्लम देख ली थी एग्रीकल्चर सेक्टर में, तो क्या क्या रिफॉर्म्स लाए गए? फर्स्ट क्या था? लैंड रिफॉर्म, ठीक है। सेकंड क्या था? जर्नल रिफॉर्म। और थर्ड क्या था? ग्रीन रिवॉल्यूशन। इसे हम टेक्निकल रिफॉर्म्स भी बोलते हैं। क्लियर? तो जो इंडियन एग्रीकल्चर सेक्टर में जो प्रॉब्लम्स आई थी ना, उनको हमने कैसे दोबारा से उनमें चेंजेस लाए, उन प्रॉब्लम्स में हमने कैसे ओवरकम किया उन प्रॉब्लम से। तो फर्स्ट क्या थी? हमने लैंड रिफॉर्म्स, सेकंड क्या थी? जर्नल रिफॉर्म्स, और थर्ड क्या था? ग्रीन रिवॉल्यूशन, और जिसे हम क्या बोलते हैं? टेक्निकल रिफॉर्म भी बोलते हैं। क्लियर? पहले हम देख रहे हैं लैंड रिफॉर्म की। लैंड रिफॉर्म क्या था? लैंड रिफॉर्म को हम बोलते हैं इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स भी बोलते हैं, ठीक है। तो लैंड में क्या क्या चेंजेस लाए गए थे? फर्स्ट क्या था? अबॉलिशन ऑफ इंटरमीडियरीज। मीन्स पहले क्या होता था? जमींदार सिस्टम होता था कि जो जमींदार होते थे वो इंटरमीडिएट होते थे, ठीक है। सारा दिन काम कौन कर रहा है? फार्मर। लेकिन उस पर जो भी प्रोडक्टिविटी हो रही ना, उस पर प्रोडक्शन कर कर हमें किसको देना होता था? जमींदार को देना होता था। फार्मर का उस पर कोई भी राइट नहीं होता था। फार्मर को एक फिक्स अमाउंट दिया जाता था, चाहे वो कितने का भी प्रोडक्शन करे, ठीक है। तो फार्मर क्या लेता था? कोई भी इनिशिएटिव नहीं लेता था, क्योंकि उसको लगता था कि चाहे मैं कितना भी प्रोडक्शन क्यों ना कर लूँ, चाहे मैं कितने भी चेंजेस क्यों ना कर लूँ, कुछ री इन्वेस्टमेंट तो मैं कर ही नहीं पाऊंगा, क्योंकि मुझे अमाउंट उतना ही फिक्स मिलेगा, ठीक है। तो फार्मर क्या होता था? कोई भी इनिशिएटिव नहीं लेता था कि उसको कैसे प्रोडक्टिविटी को क्या करना है? इंक्रीज करना है, ठीक है। ना तो वो ग्रीन रेवोल्यूशन लाया, ना टेक्निकल उसने चेंजेस किए, ना ही अच्छी क्वालिटी के सीड्स यूज में लिए, ठीक है, ना ही केमिकल फर्टिलाइजर्स उसने यूज में लिए। तो अब क्या किया गया? लैंड रिफॉर्म किया गया, अबॉलिशन ऑफ इंटरमीडिएरीज। अब इंटरमीडिएरीज को क्या कर दिया गया? हटा दिया गया। अब जमींदार जो सिस्टम थी उसको हटा दिया गया। अब जो फार्मर थे वही लैंड के क्या हो गए थे? ओनर हो गए थे, ठीक है। अब सारा राइट किसका हो गया था? फार्मर का। अब वो क्या करने लगे थे? धीरे धीरे इनिशिएटिव भी लेने लगे थे कि कैसे हमको प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करना है, कैसे अच्छी क्वालिटी के गुड्स को, सीड्स को हम यूज में ले सकते हैं, जिससे कि हमारी जो प्रोडक्टिविटी है वो क्या हो सके? इंक्रीज हो सके। क्लियर? सेकंड क्या था? सीलिंग ऑफ लैंड होल्डिंग। सीलिंग ऑफ लैंड होल्डिंग का मतलब होता है इट रेफर्स टू द फिक्सिंग द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ लैंड। ये किससे रिलेटेड होता है? रिलेटेड टू फिक्सिंग द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ लैंड। कैसे? देखो, सीलिंग ऑफ लैंड होल्डिंग का मीन्स है जैसे राजू के पास इतनी लैंड है, ठीक है। अब वो इतनी लैंड में से गवर्नमेंट ने क्या कर दिया? इतना फिक्स कर दिया कि ये राजू की लैंड होगी, ठीक है।
अब ये जो रिमेनिंग लैंड है ना, ये राजू से ले ली जाएगी और किसके अंडर में आ जाएगी, गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट क्या करेगी, इसको किसको दे सकती है, शाम को दे सकती है, ठीक है। जो ये पीस ऑफ लैंड था किसको मिल गया, शाम को भी मिल गया। क्योंकि क्या होता था कि उस समय में सेलिंग ऑफ लैंड होल्डिंग इसलिए किया गया, किसी के पास तो इतनी सारी लैंड थी और किसी के पास लैंड ही अवेलेबल नहीं थी, ठीक है। तो ना वो एग्रीकल्चरिंग कर पा रहे थे, पॉवर्टी क्या होती जा रही थी, इंक्रीज होती जा रही थी, अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता जा रहा था, इंक्रीज होता जा रहा था। इसलिए गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, सीलिंग ऑफ लैंड होल्डिंग, कि अब जो होल्डिंग है ना वो फिक्स कर दी गई कि आपको इतना अमाउंट ही, इतना फिक्स अमाउंट ही आपको क्या मिल सकता है, लैंड का इतना पीस ही मिल सकता है। तो इट रेफर्स टू द फिक्सिंग द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ लैंड। क्लियर। तो क्या कर दिया गया, लैंड का जो अमाउंट है वो फिक्स कर दिया गया कि आपको इतना ही पीस ऑफ लैंड मिलेगा, इसी पर आप क्या करेंगे, एग्रीकल्चरिंग करेंगे, ठीक है। क्लियर। थर्ड क्या है, कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग। कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग का मीन था जो ये स्मॉल और स्कैटर्ड होल्डिंग थी ना, छोटी छोटी जो लैंड थी, इनका क्या कर दिया गया, इसको एक इकट्ठी लैंड बना दी गई कि एक बड़ा पीस ऑफ लैंड बना दिया गया, ठीक है। जिससे क्या आप इजीली क्या कर सकते हो, इस पर एग्रीकल्चर भी कर सकते हो, इस पर आप मशीन्स, ट्रैक्टर्स, इनको इजीली यूज में भी ले सकते हो, जिससे कि आपकी जो प्रोडक्टिविटी है वो भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, सारी छोटी छोटी लैंड को अपने अंडर में ले लिया और बोला अब आप इस पर एग्रीकल्चरिंग करो। जो ये आपने छोटी छोटी लैंड के बाहर जो ये आपने बाउंड्रीज लगाई हुई है ना, इनको सबको हटा दो, अब आप एग्रीकल्चरिंग करो साथ में ही, और जितना प्रोटेक्शन होगा उसको सबके बीच में क्या कर दिया जाएगा, डिवाइड कर दिया जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्या है, कोऑपरेटिव फार्मिंग। कोऑपरेटिव फार्मिंग का मीन्स होता है कि अगर आपको परचेज करना है ना, तो परचेज भी कैसे करोगे, जैसे सीड्स परचेज करना है फार्मर को, अगर वो अकेला खुद सिंगल लेने जाता है तो उसको 10 रुपीज का मिल रहा है वो सामान, जो भी वो सीड्स वगैरह लेने गया है 10 रुपीज पर केजी, ठीक है। लेकिन अगर वो सारे फार्मर्स क्या हो गए, कलेक्टिव हो गए, एक ग्रुप बन गया उनका, तो वो मार्केट में जाकर अगर कलेक्टिवली परचेजिंग करते हैं तो वही 10 रुपीज के सीड्स फार्मर को कितने रुपीज में पड़ जाएंगे, 8 रुपीज में। क्लियर हो गया आपको। तो ये क्या हो गया हमारा कोऑपरेटिव फार्मिंग, कि किस तरीके से उन्होंने कोऑपरेटिव फार्मिंग करते थे, मिलकर परचेजिंग करते थे, जिससे कि अब जो उनका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ रहा है वो भी क्या हो जाए, रिड्यूस हो जाए। क्लियर। अब क्या थे हमारे, ये तो हो गए लैंड रिफॉर्म की, लैंड से रिलेटेड इंस्टीट्यूशनल क्या क्या चेंजेस किए गए, कैसे कैसे दोबारा रिकंस्ट्रक्ट किया गया, क्या क्या चेंजेस लाया गया। तो फर्स्ट क्या हो गया, अबॉलिशन ऑफ इंटरमीडिएरीज, जमींदारी प्रथा को खत्म कर दिया गया। सेकंड क्या था, सीलिंग ऑफ लैंड होल्डिंग, मैक्सिमम अमाउंट लैंड का फिक्स कर दिया गया था। थर्ड क्या था, कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग, कि अब एक प्रॉपर लैंड हो गई, इकट्ठी कर दी, उसी पर आप एग्रीकल्चरिंग करेंगे, जो प्रोडक्शन होगा उसको डिवाइड कर दिया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट फोर्थ क्या था आपका, कोऑपरेटिव फार्मिंग। कोऑपरेटिव फार्मिंग मीन्स जो परचेजिंग करेंगे आप वो भी आप क्या करेंगे, कलेक्टिवली करेंगे, ठीक है। तो ये तो आपके क्या होगा, लैंड रिफॉर्म। अब हम क्या देखते हैं, कुछ जनरल रिफॉर्म्स भी लाए गए थे। जनरल रिफॉर्म्स में आपका फर्स्ट क्या है, एक्सपेंशन ऑफ इरिगेशन फैसिलिटी। इरिगेशन फैसिलिटी क्या की गई, एक्सपेंड की गई, कि 45% लैंड है ना आज किसके अंडर में है, इरिगेशन की, प्रॉपर उनको क्या मिली हुई है, इरिगेशन फैसिलिटी, प्रॉपर इरिगेशन। पहले तो 1951 में कितनी थी, 17% लैंड थी, लेकिन अब अगर आप देखेंगे अब तो अब 45% लैंड किसके अंडर में है, परमानेंट मीन्स ऑफ इरिगेशन के अंडर है, ठीक है। तो परमानेंट सोर्स मिल गया हमको इरिगेशन का, अब हम किस पर डिपेंड नहीं है, रेनफॉल पर डिपेंड नहीं है, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं, इजीली अपने क्रॉप्स की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज कर सकते हैं, क्योंकि अब हम रेनफॉल पर डिपेंड नहीं होंगे तो हमारी क्रॉप्स क्या नहीं होंगी, डिस्ट्रॉय भी नहीं होंगी। नेक्स्ट क्या हो गया, इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट, कि पहले आपको किससे लोन लेना पड़ता था, जमींदारों से, लैंडलॉर्ड से हमको क्या करना पड़ता था, लोन लेना पड़ता था, तो वो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता था बहुत हाई रेट इंटरेस्ट रेट चार्ज करते थे। लेकिन अब क्या हो गया, रूरल एरिया में इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट्स की फैसिलिटी प्रोवाइड की गई, रूरल बैंक्स डेवलप किए गए, और इन बैंक्स को जो हमने दिया है ना वो किसको, एपेक्स बॉडी दिया है, नाबार्ड। अब नाबार्ड क्या करेगा कि नाबार्ड के पास ये अपॉर्चुनिटी, नाबार्ड को ये राइट है कि वो जितने भी रूरल एरिया में जितने भी बैंक जो रूरल क्रेडिट प्रोवाइड करा रहे हैं उनकी एपेक्स बॉडी है। 1982 में इसको नाबार्ड को एपेक्स बॉडी बना दिया गया कि वो भी जितने भी रूरल क्रेडिट जो बैंक्स हैं उन पर सब पर क्या करेगा, कंट्रोल करेगा, ठीक है। तो अब लोग इजीली जो फार्मर्स हैं वो इजीली क्या कर सकते हैं, लेस इंटरेस्ट रेट पर लोन ले सकते हैं, ठीक है। तो मॉडर्नाइजेशन भी कर पाएंगे अच्छे से, हाई क्वालिटी के सीड्स को भी यूज में ले पाएंगे। नेक्स्ट क्या था, रेगुलेटेड मार्केट एंड कोऑपरेटिव मार्केट सिस्टम। रेगुलेट एक मार्केट मिल गया जहां पर आप अपनी जो प्रोडक्टिविटी है उसको क्या कर सकते हैं, सेल आउट कर सकते हैं, जो आपका प्रोडक्शन हुआ एक प्रॉपर मार्केट है, मंडीज
डेवलप हो गई, जहाँ पर आप अपनी प्रोडक्टिविटी को क्या कर सकते हैं, इजीली जो क्रॉप्स हैं उनको सेल आउट कर सकते हैं। और लेकिन कोऑपरेटिव मार्केटिंग सिस्टम, यहाँ पर भी क्या हुआ, कोऑपरेटिव मार्केटिंग, यहाँ पर कोऑपरेटिव फार्मिंग था, यहाँ पर क्या हो गया, कोऑपरेटिव मार्केटिंग, कि अब सारे फार्मर्स क्या हो गए, इकट्ठे हो गए। अगर मैं 10 केजी अगर अगर कुछ भी सामान बेचे जाता हूँ राइस, तो वो मेरे से कम पर लेंगे, ठीक है। अगर मैं वही चीज कितना ले जाता हूँ 10,000 केजी, सब फार्मर्स एक साथ मिल जाए, ठीक है, तो सब फार्मर एक साथ मिल गए, कोऑपरेटिव हो गए, ठीक है, सब लोग अपना एक साथ माल बेचने जा रहे हैं, तो वो इजीली क्या कर सकते हैं, बार्गेनिंग भी कर सकेंगे मार्केट में, ठीक है। नेक्स्ट क्या था, एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस पॉलिसी भी आई थी। क्या थी ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस पॉलिसी, गवर्नमेंट ने क्या कर दिया था कि एक जो अमाउंट था ना फिक्स कर दिया कि मैं आपको जो 5 रुपीज़ पर केजी पर आपसे ये चीज़ ले लूँगा, जो भी है राइस या कुछ भी, ठीक है। आप क्या कर सकते हो, मार्केट में ट्राई कर सकते हो, अगर आपको 7 रुपीज़ पर भी अगर मार्केट में आपसे कोई लेता है तो आप फ्री हो। लेकिन गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, एक प्राइस फिक्स कर दिया कि अगर ये मार्केट में आपका 4 रुपीज़ का सेल आउट हो रहा है तो मैं आपको लॉस नहीं होने दूंगा, मैंने आपके लिए कितना प्राइस फिक्स किया हुआ है, 5 रुपीज़। तो ये थी मिनिमम सपोर्ट प्राइस पॉलिसी, ठीक है, जो गवर्नमेंट ने बना दिया था। एक प्राइस क्या कर दिया था, फिक्स कर दिया था कि आपको किसी भी तरीके से लॉस नहीं होना चाहिए। अगर मार्केट में आप ट्राई कर सकते हो, वो 7 रुपीज़ का सेल आउट हो रहा है तो बहुत ही अच्छी बात है, आप वहाँ जाके सेल आउट कर सकते हैं। अगर वो 4 रुपीज़ का सेल आउट हो रहा है तो मैं बैठा हूँ, मैं आपसे क्या कर सकता हूँ, 5 रुपीज़ का लेने के लिए रेडी हूँ, आपको किसी भी तरीके से लॉस नहीं होगा। सो दीज आर द ऑल आर द रिफॉर्म्स इन इंडियन एग्रीकल्चर सेक्टर। आज हमने देखा लैंड रिफॉर्म एंड सेकेंड हमने देखा जनरल रिफॉर्म। स्टूडेंट्स, watch this video very carefully, you should prepare your notes very carefully, and we will continue our next topic, green revolution, in our next class. Thank you, have a nice day.